हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें चौथा प्रैक्टिस सेट है आपका जनरल स्टडीज़ का। ठीक है, इसको हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर प्रैक्टिस सेट काफ़ी सरल है। ठीक है, तो फिर मेरी पूरी उम्मीद है कि आपका जो पेपर है वो भी इसी लेवल का आएगा। लेकिन आप लोग कहते हैं कि इसको टफ़ कर दीजिए, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके नंबर काफ़ी कम भी बनते हैं, कुछ लोगों के काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो एकदम से टफ़ नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़े प्रैक्टिस सेट हो जाए, थोड़ा सा वो लोग भी नॉर्मल में आ जाए, फिर मैं अपने मतलब मॉडल पेपर खुद का बनाऊंगा जिसमें टफ क्वेश्चन रखूंगा, जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ ये कुछ पेपर मतलब अच्छे तरीके से सेट किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट 4 में किस प्रकार के क्वेश्चन रखे गए हैं। और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान से संबंधित है। इसमें आपके रीजनिंग से भी संबंधित क्वेश्चन, मतलब पूरा आपका जो भी आपका सिलेबस में है वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार, ठीक है, पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी कौन थे? एंजेला मार्केल, बोरिस जॉनसन, शिंजो आबे या डोनाल्ड ट्रंप? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, शिंजो आबे, जापान के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनको पद्म पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के 16वें संस्करण के अनुसार सर्वाधिक आपदाजनक मौसम की घटनाओं के कारण सर्वाधिक प्रभावित देशों की में भारत की रैंक क्या थी? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? तो भारत की जो रैंकिंग थी वो थी 7वीं, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार। ठीक है, 7वीं रैंक थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की हाल ही में मंजूरी दी गई है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या जम्मू और कश्मीर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की हाल ही में मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? लंदन, पेरिस, बर्लिन या जिनेवा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 46वां जो G7 शिखर सम्मेलन है इसका कहाँ किया जाएगा? लंदन में किया जाएगा। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री संस्कृत नैरेटिव्स ऑफ मुस्लिम पास्ट्स पुस्तक किसने लिखी है? राजीव मल्होत्रा, ऑड्रे टुस्के, फैजल कुट्टी, गुलाम आजम? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आड्रे टुस्के। ठीक है, इतिहासकार लेखक आड्रे टुस्के द्वारा लिखी गई पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री संस्कृत नैरेटिव्स ऑफ मुस्लिम पास्ट, मुस्लिम नेतृत्व वाले और बाद में जो कि मुसलमान भारतीय संस्कृत का अभिन्न अंग बने और राजनीतिक दुनिया ऐतिहासिक सामग्रियों के एक निकाय के रूप में भारत में मुस्लिम शासन रहा, उसके सांस्कृतिक इतिहास को इकट्ठा करने, उसका विश्लेषण करने और उसका विचार करने का प्रयास करती है। इसका यहाँ पर ये बात इन्होंने कही है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र का शीर्षक है विजन 2035, निरोग भारत 2030, आयुष्मान या भागीदारी? तो इसका जो श्वेत पत्र जारी किया उसमें है विजन 2035। ठीक है, विजन 2035 इसमें है। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है। फोर्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की है। इस सूची में शामिल किए गए भारतीय हैं निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजूमदार शाह, रेणुका जगतियानी। एक और दो, दो और तीन, एक दो तीन और एक दो तीन चार। तो इसमें जो शामिल किए गए हैं उसमें चारों लोग, एक दो तीन चार, चारों लोगों का नाम यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, शक्तिशाली महिलाओं की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आरबीआई के चालू वित्त वर्ष 2020-21 की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक हाल ही में संपन्न हुई। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निम्न में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? रिवर्स रेपो दर 3.35%, रेपो दर 4.5%, नगद आरक्षित अनुपात CRR 3%, बैंक दर 4.25%। कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो 8वें का जो बी है वो राइट आंसर है। ठीक है, रेपो दर कितनी है? 4% है, 4.5 नहीं है, 4% है। ठीक है,
तो यहाँ पे 4% होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की थी एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन श्रृंगला या एस जयशंकर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एम वेंकैया नायडू, जो भारत के तत्काल इस समय के वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान को मेजबान भारत के विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तुर्कमेनिस्तान को भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागिर को जलावरित किया है। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने किया? तो कभी भी ऑप्शन में आए कि वागिर क्या है, तो वागिर क्या है? पनडुब्बी। ठीक है, अब देखिए जर्मन, रूस, फ्रांस या इजराइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांसीसी जो सेना है, नौसेना है, उसकी ऊर्जा कंपनी DCNS ने डिजाइन किया है इसको। ठीक है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं या चित्रकूट। तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुशीनगर। कुशीनारा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अगर कुशीनारा ऑप्शन में हो तो भी सही है, कुशीनगर है तब भी सही है। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। ठीक है, और इसका राजा कौन था? और नहीं, दिल्ली जो तोमर वंश के संस्थापक थे उनका नाम था अनंगपाल। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या अकबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और काल में भारत आया था, और वो कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को, जो अफ्रीका का है। ठीक है, अफ्रीका का निवासी था, मोरक्को का। इसका मूल नाम था शेख फतह अबू अब्दुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसने जो अपनी बुक लिखी थी वो उसका नाम था रहेला। ठीक है, रहेला, कहीं कहीं लिखा होता किताबुर रहेला। ठीक है, नेक्स्ट है बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? रविदास, सूरदास, कबीरदास, विद्यापति। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कबीरदास। ठीक है, कबीर बीजक के नाम से जाना भी जाता है। ठीक है, और सूरदास जी ने कौन कौन सी लिखी थी? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ठीक, और विद्यापति जी ने यहाँ पे लिखी थी कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा। ये सारी इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? आगरा, नई दिल्ली, अवध या वारंगल। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बक्सर के युद्ध के बाद फिर ब्लैंक है के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? बनारस, भोपाल, बहावलपुर या अवध। मतलब कहाँ के नवाब ने? ठीक है, तो कहाँ के नवाब ने? अवध के नवाब ने ऐसा किया था। नेक्स्ट है 17। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीक शिक्षा। तो ये तो उम्मीद है आप लोगों को पता होना चाहिए, BTC बीएड सब लोग किए हो। प्राथमिक शिक्षा पर उसने ज़्यादा बल दिया था हंटर आयोग ने। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना हुई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या BR अम्बेडकर। जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए उसमें। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति थे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये सभी जितने भी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में ये उपस्थित थे।
उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, या बच्चे का विवाह किया जाता है। तो उपनयन संस्कार क्या होता है, उपनयन समारोह क्या होता है? ऑप्शन सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ठीक है, 20वें में। ठीक, नेक्स्ट है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? 3.4, 4.4, 5.4 या 2.4? ठीक, पृथ्वी के धरातल का। ठीक है, तो 2.4 कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है विभिन्न परीक्षाओं में। और जनसंख्या के हिसाब से इसने 17.75। ठीक है, देखिए यहाँ पर पृथ्वी के धरातल के हिसाब से 2.5% है, और जनसंख्या के हिसाब से देख लिया जाए तो 17.75% यहाँ पर पूरे विश्व की जनसंख्या में इसका भाग है। ठीक है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली या विंध्य? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अरावली। अरावली की प्राणी वो मतलब पहाड़ियाँ हैं जो सबसे प्राचीनतम मानी जाती है। आपने एनसीईआरटी अगर एससीईआरटी दोनों में से कुछ भी पढ़ा होगा। ठीक है, 6 to 8 में ही आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? ठीक है, तो भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन ए को, दामोदर नदी को। ठीक है, बंगाल जिसे कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक। नेक्स्ट, भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने की मुख्य कारण क्या है? मैग्नीशियम की बहुतायत, संचित ह्यूमस, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति, फास्फेट की बहुतायत? ऑप्शन सी, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, खेती का वह रूप जिसमें किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? जीविका कृषि, मिनिमलिज्म खेती, कोटा खेती या संस्थागत खेती? तो 25वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जीविका कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? रामेश्वरम, चेन्नई, मुंबई या विशाखापट्टनम? ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मुंबई में। ठीक है, सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका बी सही है, सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये पहले अस्थाई, अगर पहले अध्यक्ष कहा जाए या अस्थाई अध्यक्ष कहा जाए, दोनों बात है। ठीक है, तो क्योंकि पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, 11 दिसंबर 1946 को, मतलब 2 दिन बाद ही। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्राविधान है? गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल, असम? ये एक और प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ठीक है, तो 28वें का आपका ऑप्शन है ए, गोवा। ठीक है, जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। ठीक है, 29वां है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष या 35 वर्ष? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 30 वर्ष। ठीक है, और इसके रूल क्या है? संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 84वां है, उसमें इसका लिखा है कि कौन सदस्य बन सकता है। अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य कब बन सकता है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, और कोई ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हों। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? केंद्रीय कानून मंत्री, विधि सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य न्यायाधीश? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जो होता है, वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और वर्तमान में कौन है इस समय? के वेणुगोपाल, जो 2017 से अभी तक हैं, के वेणुगोपाल। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे?
राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, या राजस्थान और पंजाब। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? नाबार्ड, व्यापारिक बैंकों द्वारा, सहकारी बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा? तो ये है नाबार्ड के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा निर्गत नहीं होता। नेक्स्ट है सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? सीमा शुल्क, बिक्री कर, आयकर या उत्पाद शुल्क? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आता है वो उत्पाद शुल्क से आता है। ठीक है, उत्पाद शुल्क से सबसे ज़्यादा जो कर आता है वो आता है, आय का सबसे बड़ा हिस्सा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई? अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना? ठीक है, तो कौन सी नहीं की गई है? वो आपका ऑप्शन डी है, प्रधानमंत्री आवास योजना। बाकी तीनों आपकी 9 मई 2015 से को स्टार्ट की गई हैं। नेक्स्ट है हमारे राज्य की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 को किस वर्ष के रूप में घोषित कर रखा है? ठीक है, हमारे राज्य सरकार मतलब यूपी के बात कर रहे हैं। ठीक है, तकनीकी वर्ष, विकास वर्ष, किसान वर्ष या स्वच्छता वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, किसान वर्ष। ठीक है, एक मिनट, 15-16 को किस वर्ष घोषित किया है? 15-16 को किस वर्ष के रूप में? ये काफ़ी पुराना यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ से मतलब अलग कर दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके में। 15-16 को किस वर्ष के रूप में, ये तो बहुत पुराना हो गया एक तरीके से। ठीक है, और उस समय तो सरकार भी आपकी मतलब चेंज थी, तब मुख्यमंत्री जी दूसरे थे, श्री अखिलेश यादव जी थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट है भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं? पी तरंगे, सतही तरंगे, एस तरंगे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सतही तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पारितंत्र के दो मूल घटक हैं, पौधे और प्राणी, जीवी और अजीवी, पौधे और प्रकाश, घास, घास पात और सूक्ष्म जीव? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जीवी और अजीवी है। ठीक है, नेक्स्ट है वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान, ओजोन रिक्तीकरण या आबादी बढ़ना? तो इसका है ऑप्शन डी, आबादी का बढ़ना। नेक्स्ट है भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहाँ छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? तो ये है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ये बहुत अच्छा एक काम होता है कि सभी के छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, पास्कल इकाई क्या है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दाब की। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर या गैल्वेनोमीटर? इसका जो राइट आंसर है वो है ओम मीटर। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए। और वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापता है, और एमीटर विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, और गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताना होता है। नेक्स्ट है हमारा शरीर तो ब्लैंक है पीएच सीमा के भीतर काम करता है, 8 से 9, 6 से 7, 7 से 7.8, 6 से 6.8। तो जो अपना है इसमें होना चाहिए 43 में 7.7 से 7.8 तक। ठीक है, पीएच। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है? बॉक्साइट, कैल्साइट, कैलेमाइन या गैलेना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, बॉक्साइट। नेक्स्ट है
कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा अंडा देता है, सबसे छोटा? हार्नबिल, हमिंग बर्ड, गल या कठफोड़वा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता या सीसा? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो बता देंगे आप लोग। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन बी, लौह की कमी, आयरन की कमी से एनीमिया का रोग होता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, यदि पहेली समाधान तो निबंध, यदि पहेली में समाधान है, ठीक है, पहेली समाधान है तो निबंध में यहाँ पर क्या होना चाहिए? ठीक है, चिन्हित करें कि प्रश्न में स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ सकता है? हल, लिखवाना, अनुवाचन या लिखना? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए जैसे पहेली का समाधान किया जाता है वैसे निबंध लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। किसी निश्चित कूट भाषा में यदि रमेश को इस तरीके से लिखा जा सकता है और मिताली को इस तरीके से, ठीक है, लिखा जाता है, तो रणवीर को किस रूप से लिखा जाएगा? यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे चीज़ों को, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। उम्मीद है, देखता हूँ कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको, आप लोग पॉज करके इसको देख लीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। ठीक है, पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बता दूंगा तो आप लोग समझ ही जाएंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपको ऑप्शन सी, 48 का सी, TBPDJT। क्यों? अब देखिए रमेश में इन्होंने क्या किया है, रमेश में क्या किया है, आर कौन सा आपका मतलब कि टोटल 26 अक्षर होते हैं आपके अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आर कौन सा अक्षर है? ABCDEFGHIJKLM, 18वां अक्षर होता है। ठीक है, 18वां। ठीक, 18 क्या होता है? सम संख्या होती है। ठीक है, जब सम संख्या होगी तब उसमें दो जोड़ दीजिए। देखिए आर, देखिए सम संख्या है तो दो जोड़ दिए, आर यस टी, देखिए टी है पहला। और जब विषम संख्या हो, ए पहला है, एक विषम होता है, तो उसमें एक जोड़ दीजिए, ए में एक और जोड़ दीजिए, तो ए के बाद क्या आता है? बी आता है। तो इसी तरीके से इसमें किया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर, अब देखिए रणवीर में आर आपका 18वां है, विषम है, सम है, तो इसमें दो जोड़ दीजिए, तो आर की जगह पर तो टी, पहला तो टी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दूसरे तो यहाँ पे कट जाएंगे, पहले दूसरे तो नहीं होंगे। अब सी और डी में से कोई होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या, ए है, एक ए विषम संख्या, तो एक ही बढ़ाना होगा, ए बी आ जाएगा, तो दोनों में बी है। ठीक है, तीसरे में पी भी सब में है। ठीक है, पी 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 तक नहीं देखना है, 3 तक नहीं देखना, चौथा बी देख लीजिए, बी आपका सम संख्या होता है, दो बढ़ा दीजिए, सी और डी, तो इसमें देखिए इसमें सी है चौथे नंबर, इसमें डी है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बस यही इतने से ही आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है तो कल से 2 दिन पहले यह दिन क्या था? इसको भी आप लोग पॉज करके देख लीजिए, मैं इसका आंसर बता दूंगा और किस तरीके से होगा ये भी बता दूंगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, शनिवार। कैसे होगा? यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, ठीक है, कल के बाद का दिन मतलब आज कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। ठीक है, क्योंकि कल के बाद, कल बुध है और बुध के बाद कौन सा है? गुरुवार है। ठीक, आज मंगल है, तो कल से 2 दिन पहले यह दिन क्या था? कल से, तो मंगल आज है, तो अब पिछला कल की बात करें, कल से 2 दिन पहले, तो मंगल से एक दिन पहले सोमवार। ठीक है, सोमवार कल से एक दिन पहले। ठीक है, कल से 2 दिन पहले, तो कल ये हो गया पिछला कल, मंगल से एक पीछे जाओगे सोमवार हो जाएगा, और सोमवार से 2 दिन पहले क्या था? शनिवार था। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा भी माइंड लगाया होगा तो लग गया होगा। निम्नलिखित एक कथन और उसके संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और निष्कर्षों को पढ़ें और निर्धारित करें कि कौन से निर्णय तार्किक रूप से दिए गए हैं, कथन का अनुसरण करता है। कथन क्या है? एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 का अर्थदंड लेता है। ठीक है, अर्थदंड लेता है। तो निष्कर्ष क्या है? महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होना चाहिए, सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होना चाहिए। अब देखिए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, या तो एक या तो 2 अनुसरण करता है, ना तो एक निष्कर्ष और ना तो 2 अनुसरण करता है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अब कथन से स्पष्ट है कि पुस्तकालय द्वारा अर्थदंड केवल पुस्तकों पर लगाया गया है, जबकि कथन में महंगी या सस्ती या इस प्रकार की कोई अभिव्यक्ति नहीं है, जो क्रमशः 1 और 2 कथन से असंगत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए महंगी और सस्ती लिख दिया है। ठीक, तो यहाँ पर कोई इसका मतलब नहीं बनना है, इसीलिए ये दोनों यहाँ पर नहीं होंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सोशल साइंस का जो था, सोशल स्टडीज़ का, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब शाम को आपको साइंस का भी मिल जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का ये कमेंट आता है कि सर आज साइंस का नहीं आया। अगर एक ही आता है तो जो जो दूसरा नहीं आता है उसके बारे में कहा जाता है कि सर ये वाला प्रैक्टिस सेट नहीं आया। ठीक है, तो कल 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित काफ़ी थोड़ा सा था कि लोग काफ़ी परेशान थे, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा ज़रूरी था, उसके ऊपर थोड़ा सा देखना। ठीक है, इसलिए कल नहीं आ पाया दूसरा, अब आज आपका दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।